आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम 5 बजे हुई खत्म। पहले मरहले में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को होगी वोटिंग। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुजरात में असेंबली इंतखाबात की तशहीर के लिए सियासी जमातों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दाहोद में कहा, मरकजी हुकूमत तकरीबन 50 करोड़ लोगों को दे रही है 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर कवर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ। दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए मुहिम जारी। 32 लीटर बीजेपी के मेगा शो के तहत 108 मकामात पर चला रहे इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस और आप पार्टी भी इंतखाबी मुहिम में नहीं छोड़ रही है कोई कसर। इलेक्शन कमीशन ने वोटर बेदारी मुहिम का किया एहतमाम। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के क्रोशेत में किया बैनुल अक़वामी गीता महोत्सव से खिताब। कहा, गीता है भारत में सबसे मकबूल और बड़े पैमाने पर पढ़ी जाने वाली किताब। गीता पूरी इंसानियत के लिए है रूहानी किताब। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 से किया खिताब। कहा, भारत की तरक्की का हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की से है गहरा ताल्लुक। आज के तनाजुर में डेटा को बताया कौमी सलामती का मामला। चीन में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ जारी मुजाहिरों को बाइस। बीजिंग में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन से की पुरअमन एहतजाज में शरीक शहरियों को हिरासत में न लेने की अपील। अमरीका ने भी मुजाहिरीन के तय किया इज़हार हमदर्दी। कहा, पुरअमन तरीके से एहतजाज का इंदराज चीन के अवाम का बुनियादी हक। खेलों में फीफा आलमी कप में आज होंगे 4 मुकाबले। इक्वाडोर का सामना सेनेगल से होगा। नीदरलैंड के सामने होगा कतर का चैलेंज। ग्रुप बी में इंग्लैंड और वेल्स होंगे मद्दे मुकाबिल, जबकि अमेरिका के खिलाफ खेलेगा ईरान। ब्राजील और पुर्तगाल ने आखिरी 16 में जगह की पक्की। और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए जारी मुहिम आज शाम 5 बजे खत्म हो गई है। 182 सीटों वाली रियासती असेंबली के 19 अजला की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस मरहले में 2,39,76,670 वोटर्स 788 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात में होने वाले इंतखाबात के इस मरहले में 70 खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वस्ती और शुमाली गुजरात के 14 अजला की 93 नशिस्तों के लिए दूसरे मरहले की पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने गुजरात के दाहोद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तकरीबन 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर कवर दे रही है। हमें गरीबों की सेहत की फिक्र है। 3 करोड़ 60 लाख लोगों को घर दिए गए हैं। इनमें गुजरात के 15 लाख अफराद शामिल हैं। हम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दें। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरीके का इंतजाम हम लोगों ने किया है वह सच में गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करता है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री अमृत योजना में 41 लाख परिवारों को आप लोगों ने और जोड़ा है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। जहां तक आवास योजना का सवाल है, 3 करोड़ 60 लाख लोगों को आवास दिया गया है और उसमें से 15 लाख आपको गुजरात में आवास दिए गए हैं और दाहोद में 14,600 घर बने हैं। 14,600। वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने दाहोद के गरबाडा में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 15 नवंबर को कबायली फ़ख्र का दिन मनाना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत कबायलियों को इज्जत देने के लिए 10 रियासतों में 10 कबायली अजायब घर बनाने का काम भी कर रही है। 15 नवेम्बरे भगवान बिरसा मुंडानी जन्म जयंती तो मनावत है। एमने 10 आदिवासी स्वतंत्र संग्राम नेताओं
જેમને પોતાનું જીવન આ દેશને આઝાદ કરવા માટે બલિદાન કર્યું એવા 10 મ્યુઝિયમ સંગ્રહાલય બનાવવાની શરૂઆત કરી દેશના 10 રાજ્યોમાં સંગ્રહાલય બનાવ્યા। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा भी पूरे दमखम के साथ रियासत में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। कांग्रेस के रियासती सदर जगदीश ठाकुर समेत पार्टी के कई रहनुमा रियासत में अपने उम्मीदवारों के लिए मुहिम चला रहे हैं, जबकि आप लीडर भगवंत मान रोड शो में शामिल हुए हैं। अल्पेश ठाकुर 2017 के गुजरात इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर में शुमार होते थे, लेकिन इस बार अल्पेश बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो गांधीनगर साउथ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अल्पेश ने डीडी न्यूज के नुमाइंदे नीरज सिंह को बताया कि कांग्रेस के कामकाज पर कई सवालात उठाए। कांग्रेस के कामकाज से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि शाम के बाद कांग्रेस के लीडर अवाम के लिए दस्तयाब हाजिर नहीं रहते हैं। पेश है ये खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अल्पेश ठाकुर जी इस समय हमारे पास हैं। अल्पेश जी, कांग्रेस में गए आप, कुछ समय वहाँ रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन, क्या कारण था? मतलब ये मोह भंग का क्या कारण था? छोड़िए ना, 3 साल से एक ही बात को क्या बार बार करना। एक सबल नेतृत्व वाली पार्टी है, जो पार्टी 27 साल से गुजरात के शासन में है और जो पार्टी के नेतृत्व में गुजरात सभी दिशाओं से विकास कर रहा है। तो उसकी बात कीजिए, भाजपा की बात कीजिए। तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, एक चुनौती भी होगी क्योंकि पिछली बार आपने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा, इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो आपके समर्थक रहे हैं तो उनके बीच में आप कैसे जा पा रहे हैं और कितना रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस बहुत मिल रहा है और भाजपा सरकार बनाने जा रही है और जहां मैं लड़ रहा हूं वहां पे भी कमल खिलने वाला है। जब लोग भूल गए, आप याद रख रहे हैं, अच्छी बात है। बट आपको बताऊं, यहाँ पे गुजरात के अंदर जो कमल की सरकार बन रही है, पिछले गत शासन में जो काम किए उन्होंने, उस काम को लेके 3 साल हो गया, 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया और कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को साथ में लेके जा रहा हूँ। लोगों का बहुत जन समर्थन है, आशीर्वाद है, कमल खिलेगा वहाँ। तो किन मुद्दों को लेकर अल्पेश जनता के बीच में जा रहा है? अब इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है तो उस डेवलपमेंट में थोड़ी बहुत कमियां हैं ना, उसी को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है सभी दिशाओं से। और ये तो पाटनगर है, तो डेवलपमेंट इतना कुछ हुआ है, मेरे हिस्से तो बहुत थोड़ा ही काम आएगा, क्योंकि हर दिशाओं में से विकास का काम हो रहा है। कौन जो हिस्से में थोड़ा काम आएगा वो कौन सी प्राथमिकता होगी अल्पेश की? यहाँ पे शिक्षा, आरोग्य की सेवा, या जो सड़कें बहुत अच्छी बनी, थोड़ी बहुत रहेगी होगी, या थोड़ी बहुत पानी की दिक्कत होगी, एजुकेशन सिस्टम है उसको उसमें ज़्यादा इम्प्रूव करे, या स्टार्टअप का है, गिफ्ट सिटी है, इन्फो सिटी है, यहाँ पे रक्षा शक्ति है, यहाँ पे मेट्रो है, BRTS है, सब है। बट उसमें स्टार्टअप के लिए भी बहुत स्कोप है, पूरे देश के और दुनिया के बच्चे वहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के लिए जो भी तो छोटी बहुत कमियां रही होगी उसके लिए काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, अल्पेश ने ये भी कहा था कि 6 बजे के बाद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वो क्या मतलब, क्या कारण है? नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हमेशा वो लोगों के बीच रहते हैं, उसका वक्त तय नहीं होता। रात को 2 बजे भी लोगों को ज़रूरत आपकी पड़ती होगी, तो वो ना बीच लोगों के बीच आ रहे हैं, ना लोगों के साथ आ रहे हैं। 6 बजे के बाद अपने कुनबे में चले जाते हैं। उनको 24 आवर्स लोगों के बीच रहना चाहिए, मेरा मतलब यही था। अब आप दूसरा मतलब निकालते हैं। ये क्या मतलब, राहुल गांधी के लिए आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं गुजरात कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे अल्पेश ठाकुर, जिनका कहना है कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं और कई सारे इश्यूज हैं जिनको जीतने के बाद वो हल करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे भी कई सारी टिप्पणियां की। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, गुजरात। और दिल्ली में होने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए मुहिम जोर शोर से जारी है। 4 दिसंबर को 250 सीटों पर वोटिंग होगी। तमाम पार्टियों के सीनियर रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। आज दिल्ली में बीजेपी का मेगा शो है, जिसके तहत 32 लीडर 108 मकामात पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव से खिताब किया।
पवित्र गीता के बारे में बात करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि गीता भारत में सबसे मकबूल और बड़े पैमाने पर पढ़ी जाने वाली किताब है। गीता के पैगाम को आम करने के लिए हर साल हरियाणा में गीता महोत्सव का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से लोग यहां पर शिरकत के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए हरियाणा हुकूमत को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सदर जमहूरिया ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज के क़याम पर हरियाणा के लोगों को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की हर रियासत में तरक्की हो रही है। भगवद गीता सही अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुकी है। ये भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होगी। जिस तरह योग पूरे विश्व समुदाय को भारत की सौगात है, उसी प्रकार योग शास्त्र गीता भी पूरी मानवता को भारत माता का आध्यात्मिक उपहार है। गीता पूरी मानवता के लिए एक जीवन संहिता है, आध्यात्मिक दीप स्तंभ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव से खिताब किया। पवित्र गीता के बारे में बात करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि गीता भारत में सबसे मकबूल और बड़े पैमाने पर पढ़ी जाने वाली किताब है। गीता के पैगाम को आम करने के लिए हर साल हरियाणा में गीता महोत्सव का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से लोग यहाँ पर शिरकत के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए हरियाणा हुकूमत को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और सदर जमहूरिया ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज के क़याम पर हरियाणा के लोगों को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की हर रियासत में तरक्की हो रही है। जिला सिरसा में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शिलान्यास करने को मैं जनमानस की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूँ। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूतो हिते रहता, अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र रहते हैं। जनकल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में मुनक़दा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे AFFD CSR कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमारा मुल्क जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसमें फ़ौज का अहम किरदार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहादुर जवानों के इसार और क़ुरबानी की वजह से हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई देश हमारे ऊपर टेढ़ी नज़र तो नहीं रख पाता, कोई दुश्मन हमारे साथ कुछ गलत करने की फिराक में तो नहीं है। जब हम किसी पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट का रिस्क एनालिसिस करते हैं तो क्या हम किसी विदेशी आक्रमण की आशंका को भी हम ध्यान में रखते हैं। हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी हम पूरी तरह से निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है और हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि बॉर्डर्स पर हमारी सेनाएं भली भांति अपना कार्य कर रही हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी की सरगोबी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें उन फ़ौजियों पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी जो मुल्क की हिफाजत करते हैं, जिस्मानी तौर पर मासूर हो जाते हैं। जवानों ने किन किन हालातों का सामना करते हुए इस भारत देश को सुरक्षित रखा है, उसका पूरा वर्णन तो करना यह कठिन है। चाहे भारत की अखंडता हो अथवा भारत की संप्रभुता की रक्षा का प्रश्न हो, इसमें जितने भी युद्ध हम लड़े, या उसमें जीत हासिल करनी हो या फिर सीमा पार से ही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करना, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी चैलेंजेस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आलमी टेक्नोलॉजी समिट आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये जियो टेक्नोलॉजी पर भारत की सालाना फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है, जिसकी मेज़बानी वज़ारत ख़ारजा करेंगे इंडिया करते हैं। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि टेक्नोलॉजी आज जोग्राफियाई सियासत के मरकज़ में है। मवासलाती शोबे में भारत को एक बहुत बड़ा नुक्ता नज़र से देखा जाता है। We cannot be agnostic about technology, and we have to stop pretending that there's something neutral about technology. Technology is no more neutral than economics or
any other activity, and you may speak about whether it is data or oil as data as the new oil. The fact is, more and more things are technologically driven, and we need to understand that there's a very strong political connotation which is inbuilt really into technology. अपने खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत की तरक्की का भारत की टेक्नोलॉजी से गहरा ताल्लुक़ है. Today, there's a completely different world there, where the building of deep strengths is actually going to determine our capabilities. So, to my mind, in a way, what we in India call Atmanirbhar Bharat, which is like a self-reliant India, you can say a kind of an economic strategic autonomy. That is today going to be key for global rebalancing. That big players are going to consciously strive to be technologically more, I don't want to be self-sufficient, but technologically more capable, in order for rebalancing to actually take place. और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज 59वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU जनरल असेंबली और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. इस साल की ABU जनरल असेंबली और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 का थीम है लोगों की खिदमत, बहरान के वक्त में मीडिया का किरदार. ABU एशिया बहरुल काहिल में नशरियाती इदारों की एक गैर मुनाफे बख्श पेशावराना यूनियन है. अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो हमेशा सबूत की बुनियाद पर ही रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को बैरूनी दुनिया से जोड़ा. Our public broadcasters, Doordarshan and All India Radio, have always stood by the truth and have won people's trust for their truthful reporting. Coming to today's theme, media's role during the time of crisis becomes very critical as it directly concerns saving lives. Thanks to the new technologies and the resolve of the Government of India, disaster management services have significantly improved in the last few years. Media is at the core of national disaster management plans, as dissemination of timely information on weather forecast and warnings regarding cyclones, floods are critical in averting and preparing citizens for foreseen events. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ. कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में भारत और इंडोनेशिया में बैनुल मज़ाहिब अमन और समाजी हम आहंगी की सकाफत को फ़रोग़ देने में उलमाए कराम के किरदार पर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की. इंडोनेशिया की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद महफूज MD ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की. प्रोग्राम से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा कि जमहूरियत में नफरत अंगेज़ तकरीर, तासुब और तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है. साथ ही उन्होंने उलमाए कराम पर जोर दिया कि वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को समझें और समाज दुश्मन अनासिर की तरफ से फैलाई जाने वाली नफरत को रोकें. In a democracy, there is no place for hate speech, prejudice, propaganda, demonization, violence, conflict, and misuse of religion for narrow ends. While technology is a blessing for humanity, it is also being misused by anti-social elements to spread hatred and for disruptive purposes. The ulama must also be adept in the use of technology and utilize various technological solutions to thwart the evil designs of propaganda and hate. इस्लाम को अमन व सलामती का अलमबरदार करार देते हुए कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि हमें अपने मज़हब के हकीकी पैगाम को समझने की ज़रूरत है. Extremism and terrorism is against the very meaning of Islam, because Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with any religion. Instead, we should focus on the real message of our religions, which stand for the values of humanism, peace and understanding. Indeed, as the Holy Quran itself preaches,
Killing one person is like killing all humanity, and saving one is like saving the humanity. कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने कहा कि हम इंडोनेशिया में ज़लज़ले से गमज़दा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद बहरान की इस घड़ी में इंडोनेशिया की मुकम्मल मदद करेगी। Damage to property from the recent earthquake in Indonesia. Our deepest condolences to the victims and their families. We wish a speedy recovery to the injured. India stands with Indonesia in this hour of grief. My visit to Indonesia in March this year and my interaction with His Excellency Minister Mahfoud. I was happy when Minister Mahfoud accepted my invitation to visit India later this year. Excellency, it is an honor to host you and your delegation in India. We take pride in our relations with Indonesia, which has been elevated to a comprehensive strategic partnership in recent years. गोवा में 53वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के जूरी बोर्ड के सरबराह नादुल लापिड दी कश्मीर फाइल्स पर अपना मुतनाज़ा बयान के लिए तमाम हलकों में तनकीद का निशाना बन रहे हैं। भारत में इसराइल के सफ़ीर नावर गिलिन ने लापिड के बयान पर कहा कि किसी ख़ास शख्स के तबसरे से भारत और इसराइल के ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे और हमारी कोशिश होगी कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual and another individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is obviously different. I'm very happy in India. I think that the relations will continue regardless of this or another individual. And we will continue to celebrate our cooperation and our culture, closeness and our unity rather than focusing on disturbing noises. इसराइल के कौंसल जनरल कोबे शशानी ने 53वें फी ज्यूरी हेड के बयान पर कहा कि ज्यूरी हेड को अपने बयान पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। I cannot force anybody to apologize. If you ask me personally, the answer is yes. I think that he has to apologize because he entered into a political dispute in India, and it's not something that he has to do. But as you know, India and Israel, they are big democracies, and the open of speech and the right to speak is a basic thing. I cannot force him to change his word. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मशहूर श्रद्धा वॉलकर कत्ल केस के मुलजिम आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट मुकम्मल हो गया है। FSL के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने कहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही पुलिस के हवाले कर दी जाएगी। आज हमारी जो FSL की टीम है ना, उसने आफ्ताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। केस को हमने प्रायोरिटी पर लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर। NIA ने टेरर फंडिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने दिल्ली, NCR, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दीगर रियासतों में 20 मकामात पर छापे मारे हैं। NIA ने लॉरेंस बिश्नोई, नीरज पवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत निस्फ दर्जन बदमाशों से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की है। ज़राए के मुताबिक पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई, नीरज पवाना और दीगर गुंडों से मुतालिक कई दीगर गुंडों के नाम सामने आए, जिनके घरों और उनसे वाबस्ता लोगों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। ज़राए के मुताबिक इन तमाम गैंगस्टर्स के बैरून मुल्क भी राब्ते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने हरियाणा के जमुनानगर ज़िले में आज सुबह बेक वक्त 2 मकामात पर छापे मारे। बताया जा रहा है कि बदमाशों से ताल्लुक़ की वजह से NIA की टीम यमुनानगर पहुंची थी। NIA ने फिराकपुर इलाके में अभिषेक नामी शख्स के घर पर छापा मारा, जो काला राना गैंग का मेंबर बताया जाता है। इसके साथ ही हाल ही में जेल से रिहा हुए सिमरनजीत सिंह बाबा नामी शख्स के घर पर भी छापा मारा गया। तवील पूछताछ के बाद NIA की टीम सिमरनजीत सिंह बाबा को अपने साथ ले गई। NIA ने सिमरनजीत से तवील पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की है। अहम बात यह है कि सिमरनजीत सिंह बाबा का पहले से ही मुजरिमाना रिकॉर्ड है। हालांकि अभी तक NIA की तरफ से कोई सरकारी तस्दीक नहीं की गई है। मकामी पुलिस भी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए NIA की टीम के साथ पूरा ताउन कर रही है। ये गैंगस्टरों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है।
और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। चीन में कोविड की वजह से लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे बीजिंग और शंघाई समेत कई बड़े शहरों तक फैल चुके हैं। बीजिंग में सदर शी जिनपिंग की सिफर कोविड पॉलिसी के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हुए। शंघाई में दूसरी बार मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और लॉकडाउन ख़त्म करने का मुतालबा किया। इसी दौरान चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुल्क की कोविड पर काबू पाने की मुहिम कामयाब रहेगी। चीनी तर्जुमान का ये बयान शंघाई में वायरस के फैलाव को रोकने की सख्त पॉलिसी के खिलाफ मुजाहिरों के एक रोज़ बाद सामने आया है। चीन इस वबा पर काबू पाने के लिए सख्त पाबंदियां नाफिज कर रहा है। वहाँ की हुकूमत वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों के साथ बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग कर रही है। सैकड़ों लोगों के कोविड कंट्रोल इक़दाम के खिलाफ सड़कों पर आने के बाद हुक्काम ने शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मकामी लोगों के मुजाहिरों में शामिल होने के बाद हुक्काम ने शंघाई में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मुजाहिरे के दौरान लोगों ने चीनी सदर शी जिनपिंग और हुक्मरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नारे भी लगाए। इसी दौरान बीजिंग की शहनवा यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तलबा ने एहतजाज किया और लॉकडाउन को हटाने का मुतालबा किया। दरअसल ने अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन पर जोर दिया है कि वो पुरअमन एहतजाज में शरीक लोगों को हिरासत में ना ले। खेल की खबरें। फीफा वर्ल्ड कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप ए में एक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से होगा। दोनों टीमें ये मैच जीतकर आखिरी 16 में जगह बनाने की कोशिश करेंगी। एक्वाडोर को नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ मैच ड्रॉ करना था। ग्रुप ए के दूसरे मैच में मेज़बान कतर का मुकाबला टॉप रैंकिंग हॉलैंड से होगा। हॉलैंड का मकसद ये मैच बड़े मार्जिन से जीतकर आखिरी 16 में जगह बनाना होगा। रात गए 2 रिवायती हरीफ इंग्लैंड और वेल्स अपने आखिरी ग्रुप मैच में आमने सामने होंगे। ग्रुप बी में सरफहरिस्त इंग्लैंड की नजरें भी आखिरी 16 पर ही होंगी। ग्रुप बी में ही ईरान और अमेरिका का मुकाबला होगा। नॉकआउट राउंड में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को यह मैच हर कीमत पर जीतना ही होगा। फ्रांस के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में हयातियाती तनव्वो पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है। म्यूजियम में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि हयातियात की मौजूदगी हमारे माहौलियाती निज़ाम के लिए किस कदर ज़रूरी है। पेश है इसकी कुछ झलकियाँ। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।